2 मई 2011 की रात 1 बजे पाकिस्तान के एबोटाबाद में 2 अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान आर्मी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही देर में उन 2 हेलीकॉप्टर से 24 नेवी सील कमांडोज निकलते हैं और ठीक 40 मिनट के बाद ओसामा बिन लादेन के सर में गोली मारते हैं और जल्दी से उसका बॉडी पैक करके वहाँ से निकलते हैं। लेकिन निकालने से पहले वो अपने ही एक हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं। सवाल है कि क्यों, और ये भी सवाल है कि अमेरिका ने इस लोकेशन को कैसे खोजा था और लादेन की हत्या के बाद उसे क्यों समुंदर में कब्र दिया गया था। तो मैं हूं मिठुन आपके साथ, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक एक मिशन जिसका नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्टार, इसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। 30 नवंबर 2001 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होने के 2 महीने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के तोरा बोरा केव में बॉम्बिंग शुरू की थी, क्योंकि यूएसए के पास इंटेल था कि ओसामा बिन लादेन इसी केव में छुपा हुआ है और इसी वजह से अमेरिका ने बहुत सारे केव्स में भारी बमबारी की थी। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री को धोखा देकर लादेन उस गुफा से भाग गया और उसके बाद लगातार 10 सालों तक यूएसए पूरी दुनिया में डेस्परेटली लादेन को ढूंढ रहा था। अब यूएसए ने लादेन को कैसे ट्रैक किया था, ये जानने से पहले चलिए देखते हैं उस दिन लादेन के घर में क्या हुआ था। तो दिन था 1 मई 2011। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अमेरिकी बागराम मिलिट्री बेस कैंप पर 4 हेलीकॉप्टर पहुंचे। इनमें से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे और बाकी 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स। ठीक रात 10:30 बजे वो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक चिनूक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबोटाबाद की तरफ रवाना होते हैं। ब्लैक हॉक के साथ जो चिनूक हेलीकॉप्टर गया था वो रास्ते में किसी जगह पे लैंड करता है, जिसपे टोटल 49 बैकअप सोल्जर्स थे, जिनके पास मशीन गन्स, एम्यूनिशन और एक्स्ट्रा फ्यूल था, और बाकी 2 हेलीकॉप्टर अपने मिशन पर चले जाते हैं। जलालाबाद से एबोटाबाद आने में लगभग 90 मिनट लगता है। करीब 12 बजे वो 2 हेलीकॉप्टर लादेन के घर के ऊपर फ्लाई करते हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इतना दूर पाकिस्तान के अंदर 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर घुस जाता है और पाकिस्तानी आर्मी को कुछ भी पता नहीं चलता है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली में उन 2 हेलीकॉप्टर्स में मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी था। एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर कितना तेज आवाज करता है इसके बारे में आप सबको पता है, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये 2 हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं तब ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान के रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा इन 2 हेलीकॉप्टर के बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लैक फैब्रिक से कवर किया गया था, जिससे रात में इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन था। अब प्लानिंग के अनुसार इन 2 हेलीकॉप्टर को लादेन के घर के जो कंपाउंड था उनमें लैंड करना था, लेकिन इसी टाइम यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है कि नेवी सील ऑफिसर को लगता है कि उनका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड करने के टाइम वहाँ एक वॉर्टेक्स रिंग बनने लगा। ये वो सिचुएशन है जब टर्बुलेंट एयर फ्लो के कारण रोटेशन बनता है और एयर प्रेशर अचानक कम हो जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर का रोटर और ब्लेड्स काम करना बंद कर देते हैं। और एग्जैक्टली यही सिचुएशन एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ हुई, जिसके कारण अचानक वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और उस हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कंपाउंड के वॉल से 45 डिग्री एंगल करके क्रैश हुआ था। अच्छी बात यह थी कि इसके कारण कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था और उसके अंदर बैठे सभी सील मेंबर्स सुरक्षित थे। साथ ही ये इंफॉर्मेशन उनके जो जलालाबाद बेस था वहाँ भेज दिया गया, और उसी समय बीच में जो चिनूक हेलीकॉप्टर रुका हुआ था वो टेक ऑफ करते हैं और रेस्क्यू के लिए लादेन के घर की तरफ बढ़ते हैं। पहला हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण दूसरा जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लैंड करता है। यहाँ नेवी सील के पास एक ट्रेन डॉग भी था, जिसका काम था घर के अंदर छिपे हुए किसी भी व्यक्ति को ढूंढना। सील कमांडर्स को ड्रॉप करते हेलीकॉप्टर फिर से टेक ऑफ करने लगे और चारों तरफ सर्विलेंस करने लगा। मिशन कंप्लीट करने के लिए सील टीम्स के पास सिर्फ 30 मिनट था। सबसे पहले कमांडोज की एक टीम रोप से वॉल क्रॉस करके अंदर गए और गेट पर ग्रेनेड से अटैक किया। वो पहले गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े, जहां उस समय अबू अहमद अल कुवैती, उसकी वाइफ और 2 बच्चे मौजूद थे, और यही अबू अहमद अल कुवैती की मदद से CIA ने लादेन की लोकेशन की खोज की थी, और इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जब सील टीम गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंचे तो कुवैती ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ एक गोली सील ऑफिसर के कंधे पर लगी और तुरंत ही सील ने रिटेलिएट किया और अबू अहमद को वही मार दिया गया। और यहाँ पर कुछ ऑफिसर अबू अहमद की वाइफ और बच्चे को एक जगह रोककर उनको मॉनिटर करने लगा, ताकि वो मिशन में कोई बाधा न दे सके। अब इसके बाद नेवी सील्स ने इलेक्ट्रिसिटी काट कर दी, ताकि घर में छुपे हुए लोग आसानी से रास्ते ढूंढ न पाए। लेकिन उन कमांडोज के पास नाइट विजन गॉगल्स थे, इसीलिए सब कुछ क्लियर दिख रहा था। इसी बीच मेन कंपाउंड से 4 लोग अंदर जाकर दरवाजा खोले। अब बाकी टीम भी कंपाउंड के अंदर घुसी। यहाँ पर कुछ कमांडोज बाहर गार्ड देने लगे, ताकि यहाँ से कोई भाग न सके और कई पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर आ ना पाए। इसके बाद सील मेंबर्स मेन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर गए, जहाँ कुवैती के भाई अबरार
उसकी बीबी बुशरा और उनके बच्चे थे। सील्स ने पहले अब्रार को शूट किया, लेकिन तुरंत ही उसकी वाइफ दौड़ते हुए उसके सामने आ गई और गोली उनको लगी, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर गई। लेकिन उसी वक्त अब्रार ने AK-47 से फायर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही कमांडोज की गोली अब्रार को खत्म कर देती है। इसके बाद कमांडोज ने इस घर में जो बच्चे थे उनको भी गेस्ट हाउस ले गए, जहां पहले से कुवैती के बच्चे और उनकी वाइफ थे। सील्स ऑफिसर इसके बाद सेकेंड फ्लोर की तरफ बढ़े, जहां लादेन का बेटा खालिद था। चारों तरफ अंधेरा था और गोली की आवाज सुनकर खालिद डर गया था। सील्स ऑफिसर सीढ़ियों पर रुककर खालिद के आने का वेट करने लगा, लेकिन काफी देर बाद भी खालिद नीचे नहीं आ रहा था। अब सील टीम के साथ एक इंटरप्रेटर भी था, जो धीरे धीरे खालिद को बुलाने लगा। खालिद, खालिद। खालिद ने सोचा कि उसे बचाने के लिए घर का कोई आदमी आया है और उसने सीढ़ियों से सर बाहर किया, और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आने लगा, तुरंत ही सील ऑफिसर्स उन्हें शूट कर दिया। और जब ये पूरा ऑपरेशन हो रहा था, नेवी सील्स ऑफिसर के बॉडी पर कैमरा लगा हुआ था और इस ऑपरेशन का लाइव फुटेज व्हाइट हाउस में बाराक ओबामा इसे देख रहे थे। सेकेंड फ्लोर में खालिद को मारने के बाद भी सील ऑफिसर को लादेन का कोई पता नहीं मिल रहा था कि लादेन अभी भी घर में है या वो पहले से ही यहाँ से भाग गया था। सील ऑफिसर धीरे धीरे थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़े और वही उन्हें लादेन दिखाई दिया। लादेन के साथ उनकी तीसरी और चौथी बीवी खैरिया और सिहाम थी। ऑफिसर जब लादेन के बेडरूम में पहुंचे, तब लादेन उनकी बीबी के पीछे छुप गया। तभी सील ऑफिसर में एक वाइफ की पैर में गोली मारी और दोनों वाइफ को सामने से हटा दिया। फिर लादेन की तरफ टारगेट करके HK-416 राइफल से 2 बुलेट फायर किया। इसी तरह 9/11 की मास्टरमाइंड और USA का सबसे बड़ा एनिमी अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन की मौत हुई। लेकिन अभी भी सील्स को डाउट था, ये रियल लादेन है भी या नहीं। अब कंफर्म करने के लिए सील ऑफिसर्स उन 2 महिलाओं से पूछा कि ये लादेन ही है या नहीं। पहले वो कुछ बता नहीं रही थी, और तभी सील ऑफिसर ने उनके बच्चों को वहां से ले गया और वो 2 महिला और स्वीकार कर लिया, हाँ यही लादेन है। 2001 में लादेन तोरा बोरा से भागने के बाद CIA ने उसकी खोज शुरू की थी और ऐसा भी अनाउंस किया था कि अगर कोई लादेन का पता बता दे, उनको 25 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन लादेन को ट्रैक करने में CIA को ऑलमोस्ट 10 साल लग गया था। इतने समय तक लादेन को खोज ना पाने की मेन रीजन थी, CIA जब भी किसी टेररिस्ट का लोकेशन खोजता था तो मोबाइल नेटवर्क और फोन कॉल ट्रैकिंग की इस्तेमाल किया करता था। और ऐसे ही 1998 में उन्होंने पहली बार लादेन का सैटेलाइट फोन ट्रैक किया था और वहां पर मिसाइल अटैक किया था। और इस घटना के बाद से लादेन ने मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दिया, जिससे लोकेशन ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। जब अमेरिका ने टोरा बोरा केव पर अटैक किया था, तब वहां से अल कायदा के कई मेंबर्स पकड़े गए थे और USA ने उन्हें वहां से क्यूबा ले गया। क्यूबा में USA ने एक जेल बनाया था जिसका नाम था ग्वांटानामो प्रिजन। यहाँ अल कायदा के मेंबर्स के साथ 9/11 के कई प्रिजनर्स को रखा गया था और उनके साथ इनह्यूमन टॉर्चर किया गया था। इनमें से एक मेथड था वाटर बोर्डिंग, जिसमें नाक और मुंह में एक भीगा हुआ कपड़ा रखकर वहां लगातार पानी डाला जाता है। इसके अलावा और भी भयानक टॉर्चर्स किया जाता था, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर मर भी जाते थे। और USA ये सब कुछ कर रहा था ये जानने के लिए कि लादेन कहाँ पर छुपा है। इन प्रिजनर्स में CIA के हाथ लगा मोहम्मद अल कतानी, और इस कतानी को इंटरोगेट करके CIA के पास और एक नाम आया, अबू अहमद अल कुवैती। और इसी कुवैती के बारे में हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, जो लादेन के गेस्ट हाउस में रह रहा था। कतानी ने CIA को बताया कि अबू अहमद अल कुवैती लादेन के लिए कुरियर का काम करता था, मतलब लादेन की दी हुई इंफॉर्मेशन अल कायदा तक पहुंचाने की काम करता था। एक तरफ से कहे तो कुवैती लादेन का राइट हैंड था। अल कायदा का एक दूसरा कैदी भी यही नाम CIA को बताया था, और पहली बारी CIA को एक नाम मिला जो डायरेक्टली लादेन से कनेक्टेड था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अबू अहमद अल कुवैती असल में पाकिस्तानी है और उसका असली नाम अरशद खान है। अल कुवैती के बारे में जानने के बाद CIA ने अपना पूरा फोकस उसके ऊपर लगाया। कुवैत, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के जितने भी कॉल्स पाकिस्तान आते, उन सारे कॉल्स को ट्रैक किया जाने लगा। इसी तरह लगातार 2-3 साल कई लाखों फोन कॉल्स ट्रैक करने के बाद एक दिन उन्हें एक कॉल मिला, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले एक इंसान कॉल पे कहते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं अभी भी उसी के साथ है। इससे CIA को डाउट हुआ कि ये ही अल कुवैती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि एक कॉल की वजह से और एक लाइन की वजह से CIA इतना कॉन्फर्म कैसे हुआ कि ये अबू अहमद अल कुवैती हो सकता है। असल में ये फोन ज्यादातर टाइम स्विच ऑफ रहता था और बहुत ही कम इसे ऑन किया जाता था, और जब भी इस फोन में कुछ बातचीत होता है तब कुछ ही सेकंड्स के लिए होता है, ताकि इन कॉल को ट्रेस ना की जा सके। और CIA को पता चला कि एक कॉल पाकिस्तान के पेशवार से किया गया था, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ CIA की एक टीम पाकिस्तान गए और वहां जाकर अबू अहमद अल कुवैती का
खोज शुरू किया। अब पाकिस्तान पहुंचकर देखा गया कि पेशवार की एक बाजार से ये फोन कॉल का सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग था। इतने बड़े एक बाजार में पता करना कि कौन कहां से कॉल कर रहा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था। कई महीनों तक CIA एजेंट्स कॉल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वो एक दिन अबू अहमद को कुछ मीटर दूर पर ट्रेस कर लेते और तुरंत ही CIA टीम्स ने उनका फोटो खींच लिया। पहली बार अबू अहमद का सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनका एक तस्वीर और उनका एक पहचान भी CIA के पास था। और इसके बाद से ही CIA अबू अहमद के ऊपर नजर रखना शुरू किया। टारगेट था कि कुवैती जब भी लादेन के साथ मिले तभी लादेन के साथ ही उन्हें भी मार दिया जाए। CIA लगातार कुवैती के ऊपर निगरानी रखता रहा। तभी CIA ने नोटिस किया अबू अहमद सिर्फ अबोताबाद के घर से निकलते हैं और वही वापस लौटते हैं, और इसी कारण CIA को इस घर पर डाउट हुआ। इस घर का नाम था वजीरिस्तान हवेली। इस घर का पोजीशन और डिजाइन बहुत ही अजीब था। ये घर अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 168 किलोमीटर दूर था, सिटी से सिर्फ 2.5 मील दूर था और 38,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। घर के चारों तरफ कम पॉपुलेटेड एरिया था और आसपास कोई घर भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यही है कि इस घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी थी। आस पड़ोस के लोग इसे वजीरिस्तान हवेली कहते थे क्योंकि इसका मालिक वजीरिस्तान से आया था। ये हवेली ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप की थी और आसपास के घरों से लगभग 4 गुना बड़ी थी। घर के दोनों तरफ कंपाउंड थे। लेफ्ट साइड की जमीन खाली थी और राइट साइड की कंपाउंड में एक छोटा मोटा वेजिटेबल गार्डन था। घर में 2 गेट और कुछ ही विंडोज थी। मेन बिल्डिंग्स तक पहुंचने के लिए किसी को पहले 2 गेट पार करना पड़ता था और फिर गेस्ट हाउस के पास जाना पड़ता था, और इस गेस्ट हाउस को पार करने के बाद ही 3 मंजिला बिल्डिंग पर जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि घर के चारों तरफ 18 फीट ऊंची कंक्रीट की वॉल थी। हालांकि सामने किसी अन्य घर में इतनी ऊंची बाउंड्री नहीं थी जिससे ये घर पूरा अलग दिखता था। इसी कारण CIA एजेंट को डाउट हुआ कि शायद इस घर में लादेन हो सकता है। इसके बाद CIA ने एबोटाबाद में एक घर किराए पर लेकर सर्विलेंस शुरू करते हैं, लेकिन इस घर पर निगरानी रखना आसान नहीं था। सभी खिड़कियों पर मोटा चादर चढ़ा हुआ था, मतलब इस घर के अंदर क्या होता है वो जानना काफी मुश्किल था। और ड्रोन कैमरा से भी इस घर का कुछ साफ हिस्सा नहीं दिख रहा था। इस घर का कोई भी मेंबर कभी भी बाहर नहीं आता था, सिर्फ अबू अहमद ही घर के बाहर आना जाना करता था। अमेरिका ने सैटेलाइट के माध्यम से 24/7 इस घर की मॉनिटरिंग कर रहा था। तब उन लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस किया। अबू अहमद घर से बाहर तो जाता है लेकिन गेस्ट हाउस पार करके कभी भी 3 मंजिला जो बिल्डिंग था उसके अंदर नहीं जाता था, और उस बिल्डिंग से कोई बाहर भी नहीं आता था। और अबू अहमद की इस हरकत से पता चलता है कि उस घर में कोई तो छुपा है। उस घर का जो गंदा कचरा है उसे भी कभी भी बाहर फेंका नहीं जाता, बल्कि पास के कंपाउंड के अंदर ही जला दिया जाता है। लेकिन आसपास के जो घर थे वो लोग अपने कचरे कूड़ेदान में ही फेंकते थे। और एक और भी अजीब बात थी, इस घर का जो 3rd फ्लोर का बैल्कनी है उसके चारों तरफ 7 फीट ऊंची एक वॉल थी। अब इस घर में कौन रहता है इसे जानने के लिए CIA ने शाकिल अफरीदी नाम के एक पाकिस्तानी डॉक्टर और एक नर्स जिनका नाम मुख्तार बीबी था, उनको एक फेक हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन के लिए उस घर भेजे। प्लान यही था कि वैक्सीन के नाम पर डॉक्टर उन घर में रहने वाले बच्चों का DNA सैंपल्स लेकर आएंगे और उस DNA से लादेन के DNA को मैच किया जाएगा, ये पता करने के लिए कि इन लोगों के साथ लादेन का कोई रिलेशन है भी या नहीं। लेकिन ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया। डॉक्टर और नर्स घर के अंदर घुस ही नहीं पाए। बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर को देशद्रोही घोषित करके 33 साल की सजा सुनाई थी। और इन सभी हरकतों को नजर रखते हुए CIA एजेंट्स को पता चला कि इस घर के अंदर अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उसामा बिन लादेन छुपा है। CIA एजेंट्स ने तुरंत ही CIA डायरेक्टर पनेटा को खबर दी और उन्होंने बोला था वी फाउंड अ जैकपॉट। और यही से शुरू हुआ लादेन को मारने की मिशन नेपच्यून स्पीयर। लादेन को मारने के लिए CIA के पास 2 ऑप्शंस थे, एक था मिसाइल अटैक और दूसरा था कमांडो रेड। एक घर पाकिस्तान में होने के कारण अगर USA यहाँ पर मिसाइल अटैक किया तो पाकिस्तान के साथ USA की रिलेशन खराब होने की चांस थी। और इसके अलावा इस मिसाइल अटैक से पता लगाना मुश्किल था कि लादेन असल में मारा गया या नहीं, इसीलिए मिसाइल अटैक का प्लान कैंसिल कर दिया गया। दूसरा ऑपरेशन था कमांडो रेड। ये भी आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की नजर में छुपकर लादेन के घर में घुसना और उसे मारना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि इस घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी था। USA ने पहले ही प्लान भी किया था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो लोग रेड करेंगे, लेकिन पाकिस्तानों के हरकतों से उन्हें डाउट होने लगा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी लादेन को छुपाने में मदद कर रहा था। और ऐसे ही कई डिस्कशंस के बाद USA के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा कमांडो रेड का अप्रूवल दिया और ये पूरा मिशन लगभग 38 मिनट में कंप्लीट हुआ। मिशन शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही सील कमांडोज ने लादेन को मार दिया था। बाकी समय सील्स ने घर में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस
कलेक्ट किया। इन एविडेंस में था 10 सेलफोन्स, 10 कंप्यूटर्स, 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर डिस्क, हैंड रिटन नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डायरी और अन्य सारे पर्सनल आइटम्स। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 2017 में यूएसए ने पब्लिकली रिलीज किया था। आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। लादेन को मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को पैक करके फर्स्ट फ्लोर तक ले जाया गया। तभी सील ऑफिसर ने नोटिस किया आसपास के घर में रहने वाले लोग वहाँ जमा होने लगे। सील ऑफिसर को ये समझ में आया कि अगर यहाँ पर ज्यादा भीड़ हो जाएगा तो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तुरंत ही पहुँच सकता है। तभी सील के साथ जो इंटरप्रेटर था वो चालाकी से उर्दू में बताया कि ये एक पाकिस्तानी आर्मी का मिशन है और कोई भी इस तरफ ना आए, नहीं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उन्हें बैकअप देने के लिए तुरंत ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पहुँच गए। सील ऑफिसर्स उसमें लादेन की डेड बॉडी और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठ गए और निकलने से पहले ही क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया ताकि उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान गवर्नमेंट चुरा ना सके। ब्लास्ट के बाद भी हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा वहाँ पर पड़ा था, जिसे अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया। अब कोई भी देश अपना नाम लादेन से नहीं जोड़ना चाहता था, इसीलिए सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहा था। तब अमेरिका ने सोचा कि इनके बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। पहले वो सोच रहे थे कि इसे जला देंगे, लेकिन लादेन एक मुसलमान था। यूएसए नहीं चाहता था कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स को नुकसान पहुंचे, इसीलिए लादेन की बॉडी को धर्म के अनुसार धोकर, साफ चादर में ढककर और एक इमाम के द्वारा कुरान पढ़कर नॉर्थ अरेबियन सी में दफन कर दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि क्यों लादेन को समुंदर में दफनाया गया? क्योंकि यूएसए को पता था आज भी बहुत सारे लोग लादेन को हीरो की तरह मानते हैं। यदि यूएसए कई जमीन पर लादेन को दफन करते हैं तो लोग उसकी कब्र को यादगार और सम्मान देने के लिए वहां जा सकते हैं। और यूएसए नहीं चाहता था कि लादेन का कोई साइन भी बाकी रहे, और इसीलिए यूएसए ने लादेन को समुंदर में दफनाया था। और फिर अमेरिका प्रेसिडेंट बाराक ओबामा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जस्टिस हैज बीन डन, अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन इज किल्ड। बस इतना ही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मैं था मिठून आपके साथ।